नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो लखनऊ से अहम खबर है, औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन आज सीएम योगी आज शाम 5 बजे प्रेजेंटेशन देखेंगे। एनेक्सी में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक लेने वाले हैं। कृषि विभागों के बाद औद्योगिक विकास विभाग का प्रेजेंटेशन होना है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। बड़े अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ मीटिंग करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं, प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं और उसका निरीक्षण भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि लगातार योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इससे पहले टीम 9 के साथ उन्होंने बैठक की और आज कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन वो देखने वाले हैं, औद्योगिक विभाग का भी प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। शाम 5 बजे तक का वक्त जो है वो तय किया गया है। इस दौरान मुख्य सचिव समेत उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी उच्च अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। 5 बजे का वक्त तय किया गया है। इस दौरान औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग का प्रेजेंटेशन भी होगा। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। टीम 9 के साथ इन्होंने बैठक की थी और महत्वपूर्ण निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे। आज औद्योगिक विभाग का प्रेजेंटेशन होना है। शाम 5 बजे तक का वक्त तय किया गया है, यानी कि कुछ ही देर बाद ये प्रेजेंटेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। एनेक्सी में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी लेने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा भी होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है। सीएम योगी आज शाम 5 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद अपना प्रेजेंटेशन देंगे और बैठक लेने वाले हैं। कैबिनेट के कुछ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। एनेक्सी में सीएम यहां पर बैठक लेंगे। कृषि विभागों के बाद औद्योगिक विकास विभाग का प्रेजेंटेशन होना है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है अनूप, और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन इसमें शामिल रहेंगे, इसे लेकर जानकारी? देखिए, अभी 5 बजे के आसपास औद्योगिक विकास की बैठक होने वाली है। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार विकास को लेकर एक खाका तैयार किया है, एक एजेंडा तैयार किया है और हर जो विभाग की समीक्षा बैठक लगातार उस पर की जा रही है। आज औद्योगिक विभाग का नंबर है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी यहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। जसवंत सैनी चूंकि राज्य मंत्री हैं औद्योगिक विकास के, वो भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साथ ही साथ जो प्रमुख सचिव हैं औद्योगिक विकास के, वो भी रहेंगे। तमाम जो अभी तक रोडमैप तैयार हुआ है या बीच में 100 दिन का काम हुआ था, उस पर कितना डेवलपमेंट हो पाया है, इन सब तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि पहले ही योगी ने कहा है कि जो विभाग को कई 7 भागों में बांटा गया है कि उसके बाद लगातार समीक्षा बैठक होगी। सबसे पहले प्लानिंग तैयार होगी, उसके बाद हर जो उसकी विभाग की समीक्षा बैठक के साथ साथ अभी तक कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, विभाग में किस तरीके से काम चल रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या वो जो 100 दिन का रोड मैप तैयार हुआ था धरातल पर उतर पा रहा है, ये तमाम चीजों पर गहनता से उस पर चर्चा होगी। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि पहले तो अधिकारी वहां पर समीक्षा बैठक में बैठते थे, उनसे प्रेजेंटेशन लिया जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। मंत्री को विभाग के बारे में जानकारी करनी होगी और निश्चित तौर पर जब जानकारी होगी तभी मुख्यमंत्री को जवाब दे पाएंगे। तो ऐसे में पूरा खाका तैयार है। अभी थोड़ी देर बाद विभाग के मंत्री और अधिकारी पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से इस बैठक में एक नया जो खाका तैयार किया गया उसमें बातचीत हो जाएगी। जी चलिए इस पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका। तो कृषि विभाग के बाद अब औद्योगिक विभाग की बारी है। कुछ ही देर में ये बैठक होगी, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले और खबरों की भी बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लखनऊ पहुंचे हुए हैं। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत हुआ। स्टेशन पर उतरने के बाद वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे। राम जन्मभूमि परिसर में उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की।
राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से अवगत इन्हें करवाया गया। उनके सामने मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका वीडियो स्क्रीन पर 3D प्रस्तुतिकरण किया गया। रामलला का गर्भगृह जिसे विशेष साज सज्जा के साथ सजाया गया था, इसे भी देखने के लिए यहाँ पर वेंकैया नायडू पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति के स्वागत में श्री रामलला के गर्भगृह पर फूल बंगला के रूप में इसे सज्जित किया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उपराष्ट्रपति के आगमन को अयोध्या और राम मंदिर के लिए ऐतिहासिक बताया है। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना की है, दर्शन उन्होंने किया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और भगवान की आराधना करते नजर आए। हनुमानगढ़ी भी पहुंचे हुए थे यहाँ पर वेंकैया नायडू और वहां पर भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। पूरा शहर सजाया गया था उपराष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, ट्रैफिक व्यवस्था को भी डाइवर्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पहुंचने पर शहर में अलग ही तरह की साज सज्जा नजर आई, व्यवस्थित सब कुछ नजर आया। उपराष्ट्रपति का ये दौरा, इससे पहले वो लखनऊ पहुंचे थे, लखनऊ के बाद अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कानपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, बिकरू कांड मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एसआईटी ने 26 अफसरों को तलब किया है। 26 अफसरों से 7 अफसर जो हैं वो यहाँ पर सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो चुके हैं। सभी अफसरों को नोटिस जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है। सभी अफसरों को इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से जो 7 अफसर हैं वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। बिकरू कांड की हम बात कर रहे हैं, जिस पर ये बड़ा एक्शन लिया गया। 26 अफसरों को यहां पर नोटिस भेजा गया। उत्तर प्रदेश के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। उसके बाद अब इस पूरे मामले पर ये कार्रवाई यानी कि नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, एक तरह से देखा जाए तो 26 अफसरों में से 7 सेवानिवृत्त हो गए हैं। सभी अफसरों को नोटिस जारी किया जाएगा। किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पूरी जानकारी इस खबर से जुड़ी? देखिए, जैसा आपको बता दूं कि जब से ये बिकरू कांड हुआ है उसके बाद से ही ये जांच एसआईटी को दे दी गई थी और जांच जैसे होती गई तो परत दर परत खुलती गई तो उसमें कई ऐसे मामले सामने आए। सबसे बड़ा मामला था असलहे का, क्योंकि जिन असलहों से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई थी वो सभी लाइसेंसी असलहे थे। विकास दुबे और उसके गुर्गों पर कई दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और इसके बाद भी उनके असलहों के लगातार नवीनीकरण हो रहे थे। तो इसमें एसआईटी ने जब जांच की थी तो शुरुआत में कई पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए थे, आईपीएस लेवल के भी अधिकारी दोषी थे। हालांकि उन पर दंड तो निर्धारित कर दिए गए थे, कुछ के ऊपर लघु दंड थे, कुछ के ऊपर अति गंभीर दंड भी थे, लेकिन अभी तक किसी पर भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब प्रशासनिक अधिकारियों को भी 26 अधिकारियों की सूची तैयार की गई है जिन्होंने उन असलहा नवीनीकरण के फॉर्म पर साइन किए या जिनके हस्ताक्षर से वो असलहा नवीनीकरण हो गए। अब इसमें से 7 अफसर तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और 19 कानपुर के अलावा कहीं कहीं अलग अलग जिलों में तैनात हैं। अब ऐसे में एसआईटी शासन स्तर पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अब ये कार्रवाई किस स्तर से हो पाती है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी अभी तक दोषी पाए गए थे उन पर तो अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए और ये अधिकारी हैं कहीं ना कहीं किन्हीं जिलों में तैनात हैं, तो इन पर किस स्तर से कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, और कहीं ना कहीं अब एक तरह से देखा जाए तो अब ये मामला और भी उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि एसआईटी ने 26 अफसरों को फिलहाल तलब किया है, नोटिस जारी हो सकता है। विकास दुबे की भी मौत हो गई है और एनकाउंटर में मारा गया था, और दूसरी तरफ जिस तरह से 8 पुलिसकर्मी जिनकी हत्या हुई थी, तो ऐसे में अब ये मामला और उलझता जा रहा है। देखना होगा क्या कुछ उसमें निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बीजेपी से नजदीकियों की खबरों के बीच शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने यह बात अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। शिवपाल यादव अंबेडकर जयंती और राहुल सांकृत्यायन की पुण्यतिथि के मौके पर एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीयता और समाजवाद विषय पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अंबेडकर और लोहिया दोनों ने समाजवाद की खुली पैरवी की थी, साथ ही संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की वकालत भी की थी। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने तो 1967 के चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था,
वहीं शिवपाल यादव के इस मुद्दे को उठाने के बाद समाजवादी चिंतक बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय दीपक मिश्रा ने कहा कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और शांता कुमार सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था के पालन को लेकर सख्त हैं। प्रदेश में कुल 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें 6 जिला अधिकारी शामिल हैं। यहां और 3 सचिव भी बदले गए हैं। इनमें समाज कल्याण, कृषि और जल निगम विभाग के सचिव शामिल हैं। आपको बता दें कि देर रात आईएएस अफसरों के तबादलों की लिस्ट पर मुहर लगी है। सूत्रों की माने तो जल्द ही और जिलों के भी जिला अधिकारी बदले जाएंगे। इनमें राज्य के 8 से 9 जिलों के डीएम के जल्द यहां पर तबादले की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक आईएएस आलोक कुमार को यूपी में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभारी और सचिव नियोजक बनाया गया है। यूपी की योगी सरकार 2.0 ने बेहतर कानून व्यवस्था के लिए 14 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। इनमें से कई अफसरों को नई तैनाती दी गई है, जबकि कई अधिकारियों के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं। गौरतलब है कि जिन आईपीएस के कंधों पर नई जिम्मेदारी है, उनमें से कुछ 2017-18 बैच के नए अधिकारी भी हैं। चलिए बात बरेली जिले की, तो यहां पर भुता थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में मोबाइल पर गाना बजाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बरेली के पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि प्राप्त तहरीर के आधार पर प्राथमिकी रूप से यह मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार यह मामला बरेली जिले के भुता थाना क्षेत्र के सिंघाई मुरावन गांव का है, जहां एक किराना दुकानदार अपने एक अन्य साथी के साथ मोबाइल पर पाकिस्तान के समर्थन में गाने बजा रहा था। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि गांव के आशीष पटेल ने इस गाने पर आपत्ति जताई और उसे तत्काल बंद करने को कहा, लेकिन दोनों में आपसी बहस हो गई। उन्होंने गाना बंद करने के बजाय उसकी आवाज और तेज कर दी। अब ये मामला कुल मिलाकर थाने तक पहुंच गया। के गांव में एक दुकान पर पाकिस्तान जिंदाबाद का एक गाना बजाया जा रहा था। इस संदर्भ में शिकायत पर थाना भुता में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इस संदर्भ में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कराए जा रहे हैं। जिन 2 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, उन पर साक्ष्य संकलन के आधार पर शीघ्रता से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर के कचहरी प्रांगण स्थित एडीजे के कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश 20 साल पुराने जगबीर हत्याकांड के मुकदमे में अपनी तारीख पर पहुंचे, जहां वे कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के सामने पेश हुए और न्यायालय ने उन्हें अगली तारीख दे दी। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में 6 दिसंबर 2003 को किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनके पक्ष के ही लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नाम दर्ज करवाया था और यह मामला जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में हाई प्रोफाइल हो गया था। आपको बता दें कि मृतक जगबीर सिंह बसपा में रहे पूर्व राज्य मंत्री योगराज सिंह के पिता हैं, जबकि पूर्व मंत्री योगराज सिंह अब लोकदल में बड़े पद पर हैं। वहीं लगातार 20 सालों से चौधरी नरेश टिकैत पर तारीख पर कोर्ट में आते हैं और न्यायाधीश के सामने पेश होते हैं। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हम निर्दोष हैं और हमें न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, 6 सितंबर 2003 की बात है जब का चल रहा है मुकदमा और अदालत पर भरोसा, जो कुछ भी निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। चलो फैसले की तो अलग बात है, ठीक है। मैं भी अपने ये आदमी कोई हमें कोई होने तो वो समय था, उन्होंने मुकदमा कर दिया, ठीक है बातचीत। अब मैं कुछ नहीं कहना इस बारे में। तो अदालत पर भरोसा है? हाँ, अदालत पर न्याय पर भरोसा है, उसमें कोई तारीख नहीं छोड़ते हम, 7 तारीख पावे लगातार हर तारीख पर। चलिए अब कुछ खबरें उत्तराखंड की देख लेते हैं। तो कांग्रेस में नाराजगी है उत्तराखंड में। विधायकों की बैठक तो नहीं हो पाई थी, लेकिन बयान देने वाले विधायकों पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि संगठन सबके लिए एक जैसा है। इस तरह की बातों पर जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर बुरा असर पड़ता है, उनका मनोबल टूटता है। कांग्रेस डिसिप्लिन में चलने वाली पार्टी है और अगर संगठन विरोधी काम किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। हरीश धामी जी की कुछ चीज़ें आई हैं सामने
हमारा संगठन जो है उसमें गौर कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, और वो जो हाई लेवल की एक मीटिंग होगी उसमें भी इन सब चीज़ों में डिस्कस किया जाएगा। और अगर कोई चीज़ बहुत गंभीर नहीं हो, पार्टी का हित ना कर रही हो, तो हम विचार करेंगे। नहीं तो ये भी ज़रूरी है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगा के, भूखा प्यासा रह के आपको आगे बढ़ाता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है, उनको धक्का लगता है। एक तो अभी हम हारे थे, लोगों का मनोबल टूटा था, कार्यकर्ता निराश था। ऐसे में हारने के बाद जब इस तरीके की बातें आती है तो कार्यकर्ता और निराश होता है, उसके अंदर निराशा घर करती है। वनों में बढ़ती आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए मसूरी वन प्रभाग द्वारा फायर ड्रिल किया गया, जिसमें सड़कों और अन्य स्थानों पर सफाई की गई तथा पेड़ों से गिरे पत्तों को इकट्ठा करके उन्हें सावधानी पूर्वक जलाया गया। डिप्टी रेंजर जगजीवन लाल के नेतृत्व में विभाग ने यहां पर कार्रवाई की और फायर ड्रिल का आयोजन किया गया। लोगों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए जानकारी भी यहाँ पर दी गई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि तूफान चल रहा है और अत्यधिक पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं, जो कि सड़कों में काफ़ी घास फूस भी है। तो इनको हम इनकी सफाई करते हुए इनको जलाते हैं, सावधानी पूर्वक जलाते हैं, और हमारे सारे फायर वाचर लगे हुए हैं, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, और ताकि कहीं से भी जंगल में आग न चली जाए। अमूमन कई लोग जलती बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हैं। इधर विश्व प्रसिद्ध काबे टाइगर रिजर्व की ढिला रेंज में बन रहे रेस्क्यू सेंटर को एनओसी ना मिलने की खबर को पार्क निदेशक ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ढिला रेंज में रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने 2019 में ही अपनी अनुमति दे दी थी। ऐसे में सभी मंजूरियों के मिलने के बाद ही रेस्क्यू सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। निदेशक राहुल कुमार ने कहा कि सभी अनुमतियों में मिलने के बाद ही रेस्क्यू सेंटर का काम शुरू हो सका है। नहीं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो ढेला में रेस्क्यू सेंटर स्थापित हुआ है उसमें सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हैं। उसमें CJD NTC भारत सरकार की जो भी अनुमति रेस्क्यू सेंटर के लिए आवश्यक होती है वो सभी प्राप्त है, और जो राज्य सरकार से भी इस रेस्क्यू सेंटर को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो अखबार में जो न्यूज़ कटिंग छपी है वो अगस्त 2020 में शासन द्वारा इस रेस्क्यू सेंटर के प्रस्ताव के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। वो एक रूटीन प्रोसेस है और उसी अगस्त 2020 के उस पत्र को के संदर्भ में वो न्यूज़ छापा गया, जो काफ़ी पुरानी है, और जो न्यूज़ छपी है वो बिल्कुल निराधार है। इसमें CJD NTCA वगैरह से जो भी आवश्यक अनुमति होती है वो सभी प्राप्त है। इधर रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने की पेशकश की है। विधायक भरत चौधरी का कहना है कि अगर सीएम धामी रुद्रप्रयाग सीट से उपचुनाव लड़ते हैं तो रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल करेंगे। रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल, कृषि महाविद्यालय समेत कई मांग पूरी होगी। वहीं इसके उलट कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर सीएम रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़े तो कांग्रेस खटीमा की तरह ही सीएम को रुद्रप्रयाग में चुनौती देगी। विधायक जी ने आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट खाली करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डट के जिस तरह से खटीमा में चुनाव लड़ी है उसी तरह उपचुनाव में चाहे मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग से लड़े चाहे प्रदेश की कोई भी सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस उसी दमखम से चुनाव लड़ेगी जिस तरह से 2022 में चुनाव लड़ी थी। बिल्कुल, मैंने उनसे कहा है कि मुझे क्षेत्र का विकास चाहिए, और मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी अगर मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। सैनिक स्कूल का निर्माण होता है, जो कृषि महाविद्यालय है उसका निर्माण होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारी मांगें हैं जो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की है कि अगर वो काम हमारे पूरे होते हैं तो उनको निश्चित रूप से रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस डूबती हुई जहाज है, गणेश जोशी का ये कहना है। कांग्रेस का पप्पू और बबली काफी है। गणेश जोशी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर हाईकमान पर भी निशाना साधा है कांग्रेस पर, और कांग्रेस के लिए यहाँ पर बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बबली और पप्पू काफी है। तो गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री है जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस डूबती हुई जहाज है।
कांग्रेस की जो स्थिति है उत्तराखंड में फिलहाल, उसे लेकर ये बयान गणेश जोशी ने दिया है। और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो उसके बाद से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी की सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।